तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये आपका चैप्टर का नाम है। 12th फिजिक्स वॉल्यूम 2 का यूनिट है ये इस टॉपिक से, जैसे कि इससे पहले एक टॉपिक है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स से लाइट का फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है कि लाइट का क्या क्या नेचर होता है। एक ऑप्टिक्स में भी दो पार्ट पढ़ने होते हैं, एक ऑप्टिक्स का लाइट का पार्टिकल जिसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आता है, और एक लाइट का वेव नेचर। तो एक वेव ऑप्टिक्स को बोलते हैं हम लोग, उसको वहाँ पढ़ेंगे। तो वहीं से लेकर वेव थ्योरी भी वहीं पे डेवलप हुआ, उस वेव ऑप्टिक्स में ही। बाद में वही लाइट के फिनोमेना को आगे बढ़ाएं हम लोग, और ये जाने कि कैसे लाइट के पास दो टाइप का नेचर होता है। जैसे कि फर्स्ट में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये लाइट के बारे में है कि वो लाइट के पास दो नेचर कौन कौन से हैं। पहला वो कि उस एक मैटर है और दूसरा वो एक रेडिएशन भी है। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उसी का जो एक्सपेरिमेंट जो होता है वो फर्स्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही वो प्रूफ होता है कि वो उसमें दो नेचर होता है, डुअल नेचर होता है। तो बहरहाल अपना हम टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले आपको हम छोटा सा वो जो यहाँ हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। बाद में फिर आपको हम फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में भी बताएंगे। तो हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन और लिनार्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है उसके जानने में थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानिए। कि मैंने यहाँ एक लाइन लिखा है कि फोटोन्स क्या होता है। तो फोटोन्स बेसिकली पार्टिकल ऑफ लाइट आर कॉल्ड द फोटोन्स। कहने का ये मतलब हुआ कि जब भी लाइट ट्रेवल कर रहा होता है, ये सन से हमारे अर्थ तक जो लाइट आ रहे हैं, वे लाइट या तो वेव में आ रहे हैं या तो पार्टिकल में आ रहे हैं, ऐसा कहने का है फिजिसिस्ट लोग का। ये इस टॉपिक में पढ़ेंगे तो वो प्रूफ भी हो जाएगा कि पार्टिकल पास दो नेचर होते हैं। तो वो जो फोटोन्स, वो जो लाइट आ रहे हैं, वो लाइट को हम लोग फोटोन्स बोलते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये जो पार्ट जो रेडिएशन और मैटर का है वो क्वांटम का पार्ट है। तो हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन और लिनार्ड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ था, तो यहाँ पर जब हर्ट्ज एक ऑब्जर्व कर रहे थे, एक ट्यूब लिए, हाईली इवैक्यूएटेड ट्यूब, जिससे ट्यूब के अंदर कुछ भी नहीं है, एकदम हाई इवैक्यूएटेड मतलब खाली है पूरा, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाया, दो, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक को नेगेटिव पोटेंशियल से जोड़े, एक को पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़े। ये नेगेटिव वाला यहाँ नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से जुड़ा हुआ और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, और बीच का वोल्टेज कितना डेवलप होगा उसके बाद हम लोग वोल्ट मीटर से पता करेंगे, और यहाँ कितने करंट जाएंगे इस पूरे सर्किट में वो एमीटर से हम लोग मेजर कर पाएंगे। इसमें देखेंगे कि जब हम लोग यूवी लाइट, मतलब जब लाइट इसमें आ रहा होता है और इस सी प्लेट पे, मतलब सी मतलब कैथोड प्लेट पे, और ए मतलब एनोड प्लेट पे, कैथोड मतलब होता है नेगेटिव। आप लोग कैथोड रे के बारे में भी पढ़ा होगा। तो वहाँ यहीं से वो कैथोड रे भी डेवलप हुआ है कि कैथोड मतलब वो रे जिसके यहाँ से नेगेटिव पार्टिकल्स बाहर निकल रहे होते हैं। बहरहाल जब ये यूवी लाइट इस पर आते हैं और इस मेटल प्लेट पे, इस इलेक्ट्रोड पे जब यूवी लाइट पड़ रहे होते हैं, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी एब्जॉर्व करता है ड्यू टू दिस लाइट। तो ये लाइट जब इस पर आया, और ये तो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से नेगेटिव चीज़ बाहर आया, नेगेटिव पार्टिकल बाहर आया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल करके वो इस तरफ एनोड के तरफ ट्रेवल करने लगा, बिकॉज ऑफ द दिस इज द इन अ पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड द पॉजिटिव पोटेंशियल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड these electron are attracted by the anode, and this is the complete connection, and this circuit is completed. That's why the current is flow, and we know that the when positive terminal is a current emitter, मतलब करंट यहाँ से बाहर निकल रहा होता है, तो करंट ऐसे जाएगा। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है और जो करंट का डायरेक्शन हुआ तो एकदम से अपोजिट होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा। देख सकते हैं आप, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है और फिर इस तरफ से नेगेटिव टर्मिनल से इन होते हुए वो वापस इस सर्किट में कंप्लीट हो जाता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि, और ये जो कैथोड और एनोड के बीच का गैप है, वो गैप बस इतना है कि एक स्पार्क होने से वो गैप क्या हो जाए, फिल हो जाए। जैसे कि आप लाइटर जब स्पार्क करते हैं, जो स्टोव लोग जलाते हैं, वो लाइटर में जो इतना छोटा स्पार्किंग होता है, वो स्पार्किंग का साइज का ये गैप होता है कैथोड और एनोड के बीच। यहाँ हम ज़्यादा बड़ा दिखाया या बुक में भी ज़्यादा बड़ा दिखाया था ताकि बच्चे को समझ में आए अच्छे से।
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल लगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये सारे अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ एक फ्लो बनेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा, ये सर्किट कंप्लीट होगा, जैसे हमने पिछली बार बताया, पिछली बार मतलब अभी, और ये सर्किट पूरा कंप्लीट होगा। यहाँ से वोल्टमीटर, यहाँ से एमीटर से हम लोग करंट और वोल्टेज मेजर कर पाएंगे। तो यही ऑब्जर्वेशन हर्ज किए थे। तो हर्ज देखे थे कि जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन 1887, ये 1887 की बात है, हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पार्क अक्रॉस द डिटेक्टर। स्पार्क मतलब होता है चिंगारी का स्पार्किंग होना। डिटेक्टर लुक इनहांस व्हेन द इमीटर प्लेट वाज इल्यूमिनेटेड बाय द यूवी लाइट। कहने का ये मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रोड को, जिसको हम लोग इमीटर प्लेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से लाइट या उस लाइट बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे होते हैं, बाहर निकल रहे होते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इसको इमीटर बोलेंगे, और ये कलेक्ट करेगा, यहाँ जाके जमा होगा, और यहाँ से फिर बाद में फ्लो होगा, तो इसको बोलेंगे कलेक्टर इलेक्ट्रोड, ये वाले एनोड को। तो जब वो स्पार्किंग हुआ तो वहाँ से एक सर्किट पूरा हुआ, और वो हर्ज ऑब्जर्वेशन कहलाया, कि सबसे पहले हर्ज ने किया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टार्टिंग अगर देखा जाए तो हर्ज ऑब्जर्वेशन से हो चुका था, कि जब लाइट आया और मेटल प्लेट पे पड़ा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। बहरहाल एक लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल उसी तरह से है। इन्होंने और एडवांस रूप में क्या, देखिए क्या लिखा हुआ, व्हेन द यूवी रेडिएशन वर अलाउड टू फॉल ऑन अ एमीटर प्लेट ऑफ एन इवेक्यूएटेड ट्यूब इनक्लोज टू इलेक्ट्रोड्स, current flows, and when the stop then the current does not flow, या current is stopped। कहने का क्या मतलब हुआ कि जब हम यूवी लाइट इसमें दे रहे होते हैं तब इलेक्ट्रॉन जाकर के इस पे कलेक्टर पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है। तो जब एक सर्किट पूरा हो जाता है, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और वहाँ पे जाने लगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, करंट। तो यहाँ से करंट डेवलप हुआ और वो जाने लगा। तो जब यूवी लाइट देते हैं तभी वो इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है, क्योंकि बीच में गैप है। और जब हम यूवी लाइट हटा देते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाता है, निकलना बंद हो जाता है तो फिर करंट सर्किट रुक जाता है, तो फिर करंट भी बंद हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि जब हम लोग यूवी लाइट दे रहे होते हैं तब अच्छे से करंट फ्लो करता है, लेकिन जब हम यूवी लाइट को हटाते हैं तो फिर क्या होता है, करंट स्टॉप हो जाता है। वो किनका था, लिनार्ड ऑब्जर्वेशन। यहाँ से साफ पता चल गया कि नहीं, लाइट के पास एक नेचर है जो उस इलेक्ट्रोड को हिट करता है और वहाँ से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, और बाहर निकलने के बाद वो पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होकर करंट को फ्लो करता है, मतलब फ्लो करने लगता है। अब आते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो इस चैप्टर का सबसे स्पेशल बोल सकते हैं। इस मेन पार्ट यही है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो फोटोन मतलब आपको पहले ही बता चुके हैं, पार्टिकल ऑफ लाइट आर कॉल्ड अ फोटोन्स। मतलब एक पैकेट ऑफ एनर्जी आता है, तो फोटोन्स ये भी बोल सकते हो कि पैकेट ऑफ एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी। अभी हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में। पैकेट ऑफ एनर्जी कौन है, वो फोटोन्स है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, द फेनोमिना of emission of photoelectrons from a metal surface when a light beam of suitable frequency is incident on it is called the photoelectric effect। मैं इसको समझाता हूँ। ये कह रहा है कि जब फोटोन कोई मेटल सरफेस पे पड़ता है तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। एक बात इसमें ध्यान रखना है कि लाइट के पास अपना वेवलेंथ होता है, अपना फ्रीक्वेंसी होता है। आपने जब यही देखा हो कि कोई लाइट को प्रिज्म के थ्रू से पास कर रहे होते हैं तो वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद इससे ये पता चलता है कि 7 कलर है, इसका मतलब 7 वेवलेंथ है, 7 वेवलेंथ है, इसका मतलब 7 फ्रीक्वेंसीज है। तो वो सारे उसमें हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लिखा हुआ वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई मेटल प्लेट पे लाइट पड़ेगा तो ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि उसको वो फ्रीक्वेंसी लाइट नहीं मिला हो ताकि वो बाहर निकल पाए। इसलिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है सूटेबल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब वो मेटल सरफेस पे जो फ्रीक्वेंसी का लाइट चाहिए वो पड़ेगा, तब वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। कहने का क्या मतलब हुआ कि कोई भी अगर एटम है, मतलब अलग अलग मेटल के अलग अलग मेटालिक प्लेट के अलग अलग क्या होते हैं, बॉन्डिंग होता है। जब बॉन्डिंग होता है तो इलेक्ट्रॉन जो इसमें इंगेज होते हैं, आप जानते हैं बात को कि कोई भी एटम अपने आप में स्टेबल होता है।
आप ये पॉजिटिव होता है बीच में न्यूक्लियस, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। तो ये जो सबसे नज़दीक वाला है नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन या नियरेस्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव पार्टिकल, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो अब बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा तो आप कूलम का इक्वेशन जानते ही हैं। कूलम का कूलम फोर्स होता है क्या, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और यहाँ एक कांस्टेंट K होता है। तो आप ये चीज़ को जान रहे हैं, तो जितना R का डिस्टेंस कम होगा उतना ही फोर्स ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कम है, इसके लिए ये पॉजिटिव पार्टिकल और ये इनर मोस्ट मतलब सबसे नज़दीक वाला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन काफ़ी स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं और इनके कंपेरिजन में ये जो सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो कम फोर्स से जुड़ा होगा और ये जो आउटर मोस्ट होगा सबसे बाहर वाला वो और कम होगा। तो सबसे आउटर मोस्ट जो होता है वो और कम फोर्स से जुड़ा होता है, जिसके चलते जब लाइट यहाँ आता है तो लाइट और जब इसमें लाइट पड़ता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वो एनर्जी से ये बाहर होता है, फ्री हो जाता है, निकलने लगता है। समझ रहे बातों को? हाँ, तो वही फिनोमेना यहाँ होता है। तो यहाँ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इसलिए ज़रूरत पड़ता है ताकि ये जो जिस फोर्स से जुड़ा हुआ है, ये जो कूलम्स फोर्स, ये पॉजिटिव पार्टिकल और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हो उसके बीच का जो फोर्स है वो फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा पहले, तब जाकर वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो वही इसीलिए इसको कहा गया सूटेबल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि छोटा अगर फ्रीक्वेंसी देंगे तो कम एनर्जी होगा और कम एनर्जी होगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे नहीं, फिर फोटो इलेक्ट्रिक होगा नहीं। हम लोग यही बात करेंगे, तो जब हम लाइट बोल रहे हैं, एनर्जी बोल रहे हैं, तो फिर फ्रीक्वेंसी बीच में कहाँ से आया। बहरहाल उसी दौरान जब यहाँ पर हम आपको बताएं कि 1887 में वो हर्ट्ज ऑपरेशन हुआ, लेकिन 1900 में एक प्लैंक्स नाम का साइंटिस्ट था, ये मैंने यहाँ पर शायद लिखा भी है, प्लैंक्स इक्वेशन, ये 1900 की बात है, 1900 की बात। वो 1887 महज 3 साल के बाद एक प्लैंक्स नाम के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, वो एक इक्वेशन निकाले। मैं उसे डिटेल में नहीं जाना, प्लैंक्स थ्योरी बहुत बड़ा थ्योरी है, इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी थ्योरी भी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ये कहा कि कोई भी द एनर्जी हेल्ड बाय द फोटोन इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, क्योंकि कोई भी फोटोन के पास जो एनर्जी होता है, फोटोन क्या है, तो लाइट का पार्टिकल है, तो उसके पास जो एनर्जी होगा वो कहाँ से आएगा, तो उसके पास जो फ्रीक्वेंसी होगा वो उसका एनर्जी का रोल करेगा। तो यहाँ पर उन्होंने वही कहा है कि एनर्जी जो होता है किसके, फोटोन के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी का। मतलब जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, एनर्जी होंगे। तो ई प्रोपोर्शनल टू न्यू, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके जो हम लोग एक कांस्टेंट ऐड करते हैं उसको बोलते हैं एच, और एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो वेयर द एच इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका एक वैल्यू होता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो आप इसको भी उतना ही याद रखेंगे जितना कि आप इसको याद रखेंगे। ये ई इक्वल टू एच न्यू वही एनर्जी है जो एटम के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को के द्वारा एब्जॉर्व करते हैं, फिर वहाँ से वो बाहर निकलते हैं। आपको यहाँ तक बता दिए थे, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द करंट सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब हुआ कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन चलते जो करंट डेवलप होगा वो बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको उम्मीद है इस टॉपिक समझ में आया होगा। फंक्शन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल नहीं कहना चाहिए, कोई स्टेबल पार्टिकल है, उसके बीच कोई भी एटम स्टेबल एटम है, और कोई हर एक एटम अपने आप में क्या होता है, स्टेबल होता है। बहरहाल अपने टॉपिक पे फिर से मिटा करके आते हैं। हम लोग इसमें ये देखेंगे कि किस तरह से वर्क फंक्शन, हम लोग इस टॉपिक में ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन इमिशन के दौरान क्या क्या घटनाएं हो रही होती, कौन कौन सा फिनोमेना हो रहा होता है, तब जाके इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है। तो ये हम लोग ये अभी देखेंगे, मतलब इससे प्रीवियस वीडियो में या फिर इसी वीडियो में आप लोग देखेंगे कि प्रीवियस सेक्शन में कि एक एविकेटेड ट्यूब लिया था हमने, वहाँ लाइट, यूवी लाइट इंसिडेंट हो रहा था, वहाँ से कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे। तो उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी अपने आप में हर एक एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो स्टेबल होता है क्योंकि पॉजिटिव सेंटर पे होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये आपको पता है बात सारे। जब कोई लाइट इस पर पड़ रहा होता है, मान लो यहाँ से आया लाइट और इस पर
क्या हुआ, इंसिडेंट किया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। कब, जब ये लाइट के पास इतना एनर्जी हो तो ये दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वीक करके, तोड़ करके बाहर निकल पाए, तब जाके तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और अगर एक्स्ट्रा एनर्जी होगा इसके पास, मतलब ज़्यादा एनर्जी होगा ये दोनों के बीच का फोर्स का एनर्जी के कंपेरेबल में, तो वो एनर्जी के पास उतने ज़्यादा क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी होंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करें हम लोग कि पहले जब इलेक्ट्रॉन जब अल्ट्रावायलेट रे इस पे आए तो इस इलेक्ट्रॉन को तुरंत नहीं निकलना पड़ा। तुरंत कहने का मतलब कि ये जब यूवी लाइट इस पे आए तो इसको कुछ वर्क करना पड़ा इस बॉन्डिंग को तोड़ने में। कहने तो बॉन्डिंग कितना लगेगा, तो एटलीस्ट इतना एनर्जी जो है, जितना एनर्जी यहाँ जुड़ा हुआ है वो एनर्जी तो इसके लिए चाहिए ही चाहिए ताकि ये बाहर निकल जाए। आपको ये भी पता होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकल जाता है, जैसे कि रिवॉल्व कर रहा होता है, ये अगर थोड़ा सा कम एनर्जी है, ये बाहर निकला, तो जैसे ये बाहर निकला ये पूरा बॉडी क्या होगा, पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। और इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव। तो थोड़ा सा होता है, तो देखिए अगर तुरंत ही निकला है, अब निकलने समय तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन जहाँ पर है निकल रहा है, वहाँ तो बीच का गैप बहुत छोटा होगा। वे छोटा होगा तो बीच का डिस्टेंस भी छोटा होगा। बीच का डिस्टेंस छोटा होगा तो ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बीच में डिस्टेंस छोटा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये फिर से आपको वापस यहीं आ जाएगा। इसका मतलब हमको मिनिमम एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और वो एनर्जी क्या कहलाएगा, वर्क फंक्शन, क्योंकि इसमें इतना हमको काम करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि वर्क फंक्शन जिसको फाई नोड से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट लीव द मेटल सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अगर हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमको कम से कम जो एनर्जी यूज करना पड़ेगा वो एनर्जी क्या कहलाएगा, वर्क फंक्शन इज नोन एज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वन वर्क फंक्शन ऑफ दी मेटल, मतलब कोई मेटल स्पेशल होगा, मतलब हर अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जिससे वो जुड़ा हुआ है वो अलग अलग फोर्स जुड़ेंगे, तभी तो वो अलग अलग मेटल है। तो वो जो आपको हम बताए थे प्लैंक्स के E = h न्यू, ये क्या है, एनर्जी है, न्यू क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट यहाँ से आ रहा है, तो ये एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो वो इसका मतलब ये न्यू नोड, यस तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो न्यू नोड हम क्यों बोल रहे हैं, इसको ई नोड क्यों बोल रहे हैं, कि इतना कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए ताकि इतना एनर्जी वो क्या करे, डेवलप कर पाए। और वो लीस्ट एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई नोड। इसका मतलब फाई नोड = h न्यू नोड, और न्यू नोड क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है, घर का चौखट, जो आप जानते हो, वो तो चौखट मतलब वो उस दायरा को पार कर सके, इतना फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, इसलिए बोलते हैं उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ जो होता है एसोसिएट, वो होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आपको मालूम होगा कि फ्रीक्वेंसी जो होता है न्यू = v/λ होता है। v क्या है, वेलोसिटी, यहाँ पर लाइट ले रहे हैं तो c/λ लेना पड़ेगा, तो न्यू अगर नोड ले रहे हैं तो लैम्डा नोड लेना पड़ेगा। तो h न्यू नोड, तो न्यू नोड के जगह पे क्या लिखेंगे, c/λ, तो यहाँ c/λ, तो h अपने जगह पे और न्यू की जगह पे c/λ होगा। तो ये आपका वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी के टर्म में, वर्क फंक्शन वेवलेंथ के टर्म में, ये दोनों है। तो कभी भी आपको जो ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो ये अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जाहिर सी बात है। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है यहाँ से, वो इलेक्ट्रॉन को मेजर कैसे करेंगे, उसकी एनर्जी को मेजर कैसे करेंगे, तो उसके लिए है यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है यहाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन when it has been accelerated by 1 volt पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का क्या मतलब हुआ, जब हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, उस समय एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाता है, तो वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना वोल्टेज यूज हुआ, वो पूरे एनर्जी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवोल्ट बोलेंगे। वही चीज़ है कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो E मतलब इलेक्ट्रॉन, वोल्ट मतलब 1 वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 वोल्ट देना पड़ा, इसलिए हुआ 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। और इसका वैल्यू कितना होता है एनर्जी के टर्म में, 1.602 × 10⁻⁻19 जूल, क्योंकि ये क्या है, एक एनर्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी हमको
कभी भी हमको क्या इलेक्ट्रोवोल्ट को अगर हमको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर जूल को हमको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1.602 इंटू 10⁻90 से डिवाइड करने पड़ेंगे। तो आपको ये चीज़ बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रोवोल्ट से एनर्जी और जूल से फिर इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। बहरहाल जब वर्क फंक्शन दिए तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो कौन कौन से ऐसे और तरीके हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन को कोई भी मेटल सरफेस से बाहर निकाल सकते हैं, तो उसी का प्रोसेस जो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है? थर्मोनिक इमिशन। आपको पता होगा थर्मोनिक मतलब वह थर्म मतलब होता है हीट, और हीट के चलते जो बाहर आए इलेक्ट्रॉन उसको बोलेंगे थर्मोनिक इमिशन। दूसरी का लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन अ मेटल इज हीटेड। मतलब कि जब हम एक मेटल को हीट करते हैं और वो हीट इतना बढ़ जाता है कि ये बीच का एनर्जी, ये दोनों के बीच का एनर्जी को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना पड़ता है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन जो हीट देने से बाहर आते हैं उसको कहते हैं थर्मोनिक इमिशन, उस प्रोसेस को कहते हैं थर्मोनिक इमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग थर्मायंस। तो थर्मायंस क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन कैसा इलेक्ट्रॉन कि जब हम मेटल को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट के चलते जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन को कह रहे हैं थर्मायंस। अब आते हैं हम लोग फील्ड इमिशन में। फील्ड मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो फील्ड इमिशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁸ वोल्ट पर यूनिट मास। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में इतना सारा 10⁸ वोल्ट अगर हम एनर्जी देते हैं इज अप्लाइड अक्रॉस द मेटल सरफेस इज नोन एज फील्ड इमिशन, और उसको हम लोग फील्ड इमिशन बोलेंगे। जब हम वोल्टेज दे करके एक इलेक्ट्रॉन मतलब उस 10⁸ वोल्ट पर यूनिट मास, जब हम उसको क्या देंगे, वोल्टेज देंगे एक इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, एक मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन मास पर 10⁸, सोचिए कितना बड़ा एनर्जी है। तो इतना बड़ा एनर्जी जब हम उस पर अप्लाई करेंगे तब जाके जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, और वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? फील्ड इमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे इस प्रोसेस से उसको कहेंगे हम लोग फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी यहाँ पर इमिशन लिख दी है, फील्ड इलेक्ट्रॉन्स कह देंगे, फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करके कोई मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। थर्ड टॉपिक क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जो हम फर्स्ट में ही इसका हम लोग क्या कहें डिस्कशन किए हुए हैं कि द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, या कभी कभी क्या बोलते हैं, फोटोन्स भी बोलते हैं, लेकिन फोटोन्स बेसिकली लाइट को बोला जाता है। यहाँ पर क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो अब जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या हुआ, जब कोई इंसिडेंट लाइट मतलब इस मेटल सरफेस का कोई एटम में मेटल सरफेस पे जब हम एक नहीं मतलब लाइट को इंसिडेंट करवा रहे होते हैं, इसमें जो लाइट इंसिडेंट हो रहा होता है इसमें, तो इस लाइट के पास एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी होगा जो इस फोर्स को मतलब पॉजिटिव और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच को फोर्स को ब्रेक कर पाए। इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है सूटेबल फ्रीक्वेंसी। आपको पहले ही बताया था कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी से ये बाहर नहीं निकलेगा, चाहे हम लाइट कितना भी दे दें वो बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी क्या है? एनर्जी। फ्रीक्वेंसी से क्या बनता है? एनर्जी। तो वो एनर्जी है ही नहीं जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल पाए। तो हम चाहे कितनों भी लाइट दे दें इसको, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो फ्रीक्वेंसी मैटर करता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में। और जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कहलाते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब सारे टॉपिक समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार छोटा सा कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम वो चीज़ को बता पाएँ जो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है या फिर हमसे छूट जा रहा है। ठीक है, थैंक यू।